जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है साउंड यानी कि आवाज। बिल्कुल। तो पिछली बार के सत्र में हमने जो ध्वनि की बात की थी, वाइब्रेशंस की बहुत बात की थी कि ध्वनि जो है वो कंपन से उत्पन्न होती है। और अभी हमारा टिल्लू भी जो है वही ध्वनि लेके आया है जिसको हम अक्सर योगा में और बहुत सारी जगहों में यूज करते हैं, और आज हम इसी पे आगे चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, पिछली बार हमने बात की कि ध्वनि तरंगों के रूप में, कंपन के रूप में उत्पन्न होती है। आज हम बात करेंगे कि मानव शरीर में ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है। तो पहले बात करें गले की। अभी अभी आपने गले पे अपने हाथ रखा था, तो तन्वी मैम ने बताया था, कैसा महसूस हुआ था? मैम, एक वाइब्रेशन सी महसूस हुई। वाइब्रेशन सी महसूस हुई थी। तो हम जो है गले की संरचना, मानव गले की संरचना किस प्रकार की है, हम उसको देखते हैं। आपको एक चित्र अपने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। चित्र थोड़ा सा जटिल है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सरल करके समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा, ये हमारे गले के अंदर की संरचना है, और हमारे गले के अंदर किस तरह से कार्टिलेजेस होते हैं। और अगर मैं आपको एक सिंपल तरीके से दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें जुटाई हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? यहाँ पे ये कुछ रिगिड स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं। हमारे के गले के अंदर जो ट्रैकिया है, हमारा जो लैरिंक्स है, यहाँ पे इस तरह से ऊपर नीचे की संरचना हमें नजर आती है। यहाँ पे आपको 3 रंग नजर आ रहे हैं, ऐसा आपको अपने, क्योंकि ये मैंने जो प्रॉम्प्ट लिया है उसकी वजह से, लेकिन आपके अंदर जो है बड़े नेचुरल पिंक कलर्स होते हैं इस तरह के। और जब हम बोलते हैं, ये हमारे गले के पास रहता है, जहां हमारा गले में ओएसोफेगस के बारे में हम सब जानते हैं। हमारे ओएसोफेगस के आगे ये एक नली रहती है, और ये नली के ऊपर इस तरह से रिंग्स रहते हैं जो कि कार्टिलेजेस के बने होते हैं। और जब हम कुछ बोलते हैं तो हवा इसे बार बार टकरा के ध्वनि उत्पन्न करती है। इसके ऊपर के हिस्से पे मैं एक और प्रॉम्प्ट से आपको दिखाती हूं। हमारे वोकल कॉर्ड्स, इसे आप नजदीक से देखिए। इस तरह से हमारे वोकल कॉर्ड्स रहते हैं, और ये वोकल कॉर्ड्स के बीच में आपको थोड़ा सा गैप नजर आ रहा होगा। ये जो गैप है ये कम ज्यादा होता रहता है, कभी ये बढ़ जाता है, कभी ये घट जाता है। और जब ये गैप कम या ज्यादा होता है तो हवा के आने जाने से ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कि गतिविधियों में हमने पिछली बार किया था। इसको मैं अपने हाथ की आकृति से भी आपको करके दिखा सकती हूँ कि हमारे वोकल कॉर्ड्स जो हैं, हम अपने हाथों पे फोकस करेंगे, कुछ इस तरह से मूव करते हैं। और जब ये तेजी से मूव करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये हमारे वोकल कॉर्ड्स है। तो इस चित्र को, जो कि काफी जटिल लग रहा था पीपीटी में, मैंने सरल करने की कोशिश की है। तो इससे आपने समझा होगा कि जब हम कुछ बोलते हैं, हमारी कोई भी तरह की, हम बचपन से, जब से एक बच्चा पैदा होता है, हम उसको बोलने की प्रैक्टिस करवाते हैं। वो अपने आसपास से बातें सुनता है, और जब वो बोलता है तो एक नेचुरल सी प्रैक्टिस हम लोग करवाते हैं बच्चों को कि किस तरह से हमें मुंह खोलना है, किस तरह से ध्वनि को करना है। और ये सारा खेल हमारे ये वोकल कॉर्ड्स और हमारा लैरिंग्स करता है, और इस तरह से हमारे उनके अंदर ध्वनि उत्पन्न होती। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, ध्वनि जो हम उत्पन्न करते हैं वो जो है कैसे हम सुन पाते हैं। इस चित्र को तो हम देख ही चुके हैं, ये इस चित्र को एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा वोकल कॉर्ड्स को, जैसा कि वैज्ञानिक चित्र बिल्कुल दिखा रखा है, मैंने इम्प्रोवाइज्ड प्रॉम्प्ट से आपको दिखाया कि ये कहाँ पे हमारी स्थित है।
और यहाँ पे कैसे कार्टिलेजेस के रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं ट्रैकिया पे, और ये बिल्कुल ओइसोफेगस जो कि हमारी भोजन नली है उससे जुड़ा रहता है। तो इन ह्यूमन बीइंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वॉइस बॉक्स। ये जो हम बात कर रहे थे चित्र की, जो हमने ये प्रॉम्प्ट भी दिखाया, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जिसे हमें विज्ञान की भाषा में लैरिंग्स कहते हैं। और जब हवा इस लैरिंग्स से पास होती है तो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि ये लैरिंग्स जो है खिंच जाता है, वोकल कॉर्ड्स जो है वो नैरो होते हैं, और वो हमने अभी एक डिमॉन्स्ट्रेशन से भी देखा कि इस तरह से ध्वनि उत्पन्न होती है। सो नेक्स्ट पार्ट इज हाउ डू वी हियर दिस साउंड्स। आवाज कैसे उत्पन्न होती है, इस पे तो खूब बात कर ली। अब ये आवाज हम सुन कैसे पाते हैं, इसको भी आज हम थोड़ा सा समझेंगे। तो एक चित्र आपके सामने आया है, यही चित्र मेरे हाथ में भी है। आपकी किताब में भी एक चित्र है जो आपने अक्सर नोट किया होगा। यहां पे मैंने थोड़ा सा जो एक फर्क किया है, इस चित्र में 3 हिस्से आपको नजर आ रहे हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, राइट। बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। मिडल ईयर का जो भी आप डायग्राम देखते हैं वो बहुत ही कंप्रेस्ड यूजुअली रहता है, और वहां पे आप ठीक से देख नहीं पाते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिडल ईयर को थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया, थोड़ा सा फैला दिया है। तो इसको तो सब पहचानते होंगे, ये हमारा बाहरी कान है। और ये जो ट्यूब नजर आ रही है आपको, इसको हम ईयर कैनाल कहते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूं कि ये ईयर कैनाल किस तरह की होती है। एक सिंपल ट्यूब की तरह से है, और इसके अंत पर, शायद अब आप देख पा रहे होंगे, इसके अंत पर एक झिल्ली रहती है जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कोई भी साउंड जब हमारे कान के पास आती है तो इस ईयर कैनाल में जाती है, और इस ईयर कैनाल में जब ध्वनि तरंगे जाती हैं तो ये यहां पे आकर के टकराती हैं, और ये जो है वाइब्रेट करता है। तो साउंड किसी भी सोर्स से आई हो, कैसी भी हो, चाहे सुरीली हो या कर्कश हो, ये मेम्ब्रेन जो है वाइब्रेट करती है। जब ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है तो अब आप मिडिल लेयर पे आ जाए। बाहरी कान को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, और ईयर कैनाल भी आप देख ही लेते हैं, आपको बाहर से दिख जाती है, पर जो नहीं दिखता है वो है हमारा मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में ध्यान दीजिए, जो 3 तरह की हड्डियां हैं, 1, 2, 3 मैंने लिखा है यहाँ पे। 1 पे फोकस करते हैं। ये एक छोटी सी हड्डी है, और इस हड्डी को हम मैलियस कहते हैं या हैमर भी कहते हैं। ये 3 हड्डियों को हम ऑसिकल्स भी बोलते हैं। ये मैलियस हड्डी या हैमर हड्डी ये बिल्कुल हमारे ईयर ड्रम से टच करती हुई है। जब हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, जब वो किसी भी तरह का कंपन होता है, तो ये हैमर जो है ये कंपित होती है। जब हैमर कंपित होती है तो इसी से ही जुड़ी हुई दूसरी हड्डी, जिसको हमने इंकस कहा है, ये वाइब्रेट करती है, और फिर इससे जुड़ी है हमारी तीसरी हड्डी, जिसको हम स्टेप्स कहते हैं, ये कंपित करती है। तो ये तीनों हड्डियों का एक सिस्टम बना हुआ है, एक बिल्कुल अटैच्ड जो है हमारे पास सीक्वेंस है कि पहले हमारी ध्वनि तरंग ईयर ड्रम पे आएगी। ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करेगा तो पहली हड्डी हिलेगी, हैमर या मैलिस। मैलिस जब कंपित होगी तो ये कंपन जाएगा नंबर 2 हड्डी पे, जिसको हम इंकस कहते हैं, और ये 2 नंबर की हड्डी से वाइब्रेशन जाता है हमारी तीसरे नंबर की हड्डी। तीनों का आकार फर्क है, आप देख रहे हैं तीसरे नंबर की हड्डी बिल्कुल अलग तरह से है, और इसके यहां पे जो आप देख पा रहे हैं, ये यहां से जुड़ी हुई है हमारे कॉक्लिया से। कॉक्लिया येलो कलर में हम देख पा रहे हैं, और इसके साथ सेमी सर्कुलर कैनाल्स है।
इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। तो वो कंपन जो यहां से चली थी, बाहरी कान से चली थी, इस ईयर कनाल से होती हुई ईयर ड्रम पे आई, ईयर ड्रम से पहली हड्डी पे गई, पहली हड्डी से दूसरी हड्डी पे गई, दूसरी हड्डी से तीसरी हड्डी पे गई। ये नन्ही नन्ही हड्डियां हैं जो बहुत हल्की होती हैं और वाइब्रेशन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती हैं, और फिर ये वाइब्रेशन कॉक्लिया में आती है, और फिर ये कॉक्लिया से हमारी ऑडिटरी नर्व जो है जुड़ी हुई है, और ऑडिटरी नर्व से ये सिग्नल हमारे ब्रेन में जाता है। ये हमारा इंटरनल कॉक्लिया, हमारा इंटरनल ईयर है। और यहां से हम बात कर रहे थे तरंगों की, कि हमारी ध्वनि तरंग आई, वो वाइब्रेट करते 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 यहां से गई, हमने आपको पूरा रूट बताया, और कॉक्लिया से ये इलेक्ट्रिकल मैसेजेस में कन्वर्ट होके हमारे ब्रेन में जाती है। फिर हम उसे प्रोसेस करते हैं कि आवाज क्या आई, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि किस ध्वनि का क्या मतलब है, हमारा माइंड उसको प्रोसेस करता है। तो इस तरह से ये हमारी पूरी संरचना, हमारा आउटर ईयर, हमारा मिडल ईयर और हमारा इनर ईयर, ये तीनों मिलके जब काम करते हैं तो हम जो है किसी ध्वनि को सुन पाते हैं। मैम कभी कभी कान के अंदर खुजली होती है लोगों को, और तो उसके लिए वो ईयरबड्स कान में डालते हैं, या कभी कभी सुई भी डालते हैं, या सेफ्टी पिन भी डालते हैं। क्या बता सकती हैं कि क्या ऐसा बच्चों को करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम अपने सभी शरीर के अंगों की तरह कानों की भी सफाई रखनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर हमारे कान में किसी भी तरह की खुजली हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो हम जो इस तरह की इवन ईयरबड जो कि एक सेफ इंस्ट्रूमेंट के रूप में बेची जाती है, ऐसी कोई भी चीज जो इनर ईयर में आप डाल रहे हैं वो सेफ नहीं है। और सेफ्टी पिन या पिन तो बिल्कुल भी भूल के भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके कान के अंदर एक प्रोटेक्टिव हेयर की लेयर होती है, ये जो हमारी इंटरनल कैनाल है जिसकी हम बात कर रहे थे, इसके अंदर बालों की भी एक लेयर होती है और वैक्स की भी एक लेयर होती है, विच इज टू प्रोटेक्ट योर ईयर। तो कई बार ऐसा होता है कि वो वैक्स, हम लोगों को लगता है कि वो वैक्स प्रॉब्लम है, लेकिन वो आपके कान की सुरक्षा के लिए होता है। कि आपके कान में यदि कोई भी चीज चली गई है तो वो वैक्स की वजह से कान के लेयर पे चिपक जाएगा और वो ईयर ड्रम तक जाके उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इस कैनाल को थोड़ा सा वेट रखना एक नेचुरल चीज होती है विच इज रिक्वायर्ड। तो हमें अगर ऐसी कोई असुविधा हो रही है तो हमें कान के डॉक्टर को, ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, और ऐसी गलती भूल के भी नहीं करनी चाहिए कि जैसा कि हम अक्सर कर देते हैं। बट इट कैन, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है हमारा ईयर ड्रम जो है, ये बहुत ही महीन झिल्ली है और ये इस तरह की चीजों से इस डैमेज हो सकता है, इसमें छेद हो सकता है। ऐसे में हम बहुत बड़ी गंभीर समस्या के अंदर आ सकते हैं। तो वी शुड नेवर यूज सच काइंड ऑफ थिंग्स इन आवर ईयर। ओके, तो जैसा कि मैम ने बताया कि जो ईयर ड्रम है वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। और ईयरबड्स तो बहुत कॉमनली अवेलेबल होते हैं, पर उसका इस्तेमाल इतना फ्रीक्वेंटली इतना नहीं करना चाहिए आप सभी को। तो बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि दुनिया भर में इतनी खूबसूरत सी साउंड्स हैं जो हम मिस नहीं करना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत एक नियामत है जो भगवान ने हमको दी है। हम जब सुनते हैं एक सुंदर गाना तो हम नहीं सोच पाते कि उसके पीछे कितनी जटिल प्रक्रिया छुपी हुई है, और इनमें से कोई भी एक चीज, हमारी एक हड्डी भी वाइब्रेट नहीं करेगी तो हम सुन नहीं पाएंगे, या इलेक्ट्रिकल मैसेज नहीं बन पाएगा तो हम नहीं सुन पाएंगे, या इस लिक्विड में वो वाइब्रेशन किसी वजह से नहीं जा पाएगी तब भी हम नहीं सुन पाएंगे। और क्योंकि कोरिलेटेड है तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा कॉक्लिया है और ये जो हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जब लोग चक्कर आने की शिकायत करते हैं कि वो किसी वजह से स्टेबल नहीं रह रहे हैं या उनको वर्टिगो हो रहा है, तो कई बार उसकी वजह ब्रेन में ना होके या कोई और वजह ना होके वो हमारे कॉक्लियर प्रॉब्लम भी हो सकता है कि यहाँ के फ्लूइड में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने का भी काम करता है। तो बहुत बार जब ध्वनि की बात होती है तो ध्वनि को लोग
एक वेव मोशन के बाद, जैसे हमने बात की थी पिछली बार कि ध्वनि की तरंगे, जी, तो हम तरंगों के रूप में इसको करते हैं। और जब म्यूजिक की बात होती है तो ये ध्वनि तरंगों को हम किस तरह से ब्यूटीफुली मैनेज करके जो है सुंदर ध्वनियां उत्पन्न कर सकते हैं, ये हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में देखा था कि कैसे हम उसको सीख के ट्रेनिंग के साथ प्यारी सी धुनें बना सकते हैं और उसको सुन सकते हैं। और ये जो जर्नी है हमारी ध्वनि को उत्पन्न करने से लेकर ध्वनि के सुनने तक की, ये हमारी बहुत प्यारी जर्नी है। हमें ये नेमतें जो हमें भगवान ने दी हैं कि हमें ये जो साउंड बॉक्स दिया है और ये जो हमें ईयर बॉक्स दिया है, ये बहुत ही कीमती है, हमें इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हमें जो है खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए अगर हम ध्वनि की क्वालिटी पे जो है फोकस करना चाहते हैं तो। बिल्कुल मैम, ध्वनि की क्वालिटी से हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे जो डीजे में बहुत लाउड म्यूजिक बजता है, बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स हैं आजकल अवेलेबल हैं, और पार्टीज में अक्सर हम वो बहुत लाउड म्यूजिक सुनते हैं, तो समवेयर हमें लगता है कि हमारी हार्ट बीट पे भी असर पड़ रहा है। तो क्या कान और हार्ट बीट भी आपस में रिलेटेड है? जब भी हम कोई बहुत लाउड, अब जहां पे आप बात को लाए हो वहां एक एम्पलीट्यूड की बात आती है कि जो ध्वनि तरंग है उसका एम्पलीट्यूड कितना है। जी, मतलब वेरी लाउड साउंड्स जो कि डेसिबली बहुत हाई डेसिबल पॉइंट्स की ध्वनि होती है, ध्वनि को हम फ्रीक्वेंसी में नापते हैं, डेसिबल्स में नापते हैं। तो जो बहुत लाउड साउंड्स होती हैं, चाहे वो कुछ लोग शायद एंजॉय करते होंगे, बट वो हमारे ईयर ड्रम के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत बारीक झिल्ली है, बहुत अधिक वाइब फ्रीक्वेंसी की साउंड अगर है, बहुत अधिक जो है डेसिबल साउंड जो है, ह्यूमन ईयर का एक रेंज है 20 to 20,000 हर्ट्ज। अगर इससे ज्यादा ऑडिबल रेंज की हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं या सुनते हैं, इससे हमारा कान सदा के लिए खराब हो सकता है, हमारे कान की झिल्ली फट सकती है। और जब भी, क्योंकि ये हमारी साउंड की वाइब्रेशंस अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ब्रेन में जा रही हैं, तो नेचुरली इसका इम्पैक्ट पूरी बॉडी पे पड़ता है और हमें उस वक्त एंजाइटी का अनुभव होता है। और इससे जो है और चीजें भी सेट इन हो सकती हैं। कई लोग ऐसा बहुत रेयर है बट ऐसा देखा गया है कि बहुत अधिक साउंड से बूढ़े लोग, बीमार लोग, उनको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम जब किसी भी ध्वनि को एंजॉय करते हैं तो उसको एंजॉयमेंट की सीमा तक रहें, उसको उस सीमा से आगे ना बढ़ा दें कि वो हमारे शरीर के लिए खतरा बन जाए।